अपडेट सामने आए। कुल मिलाकर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा कर ली गई और कई सारे बड़े खुलासे इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में हुए हैं। तो ऐसे में जब गिरफ्तारी की गई उसके बाद में 10 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया था और अब इन्हें पेश भी किया जा रहा है कोर्ट के अंदर ताकि इनकी रिमांड बढ़ाई जा सके। आपको बता दें चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया और इसी के साथ साथ में मुजम्मिल को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी ये मिली है कि जो अन्य डॉक्टर्स थे उनका ब्रेन वॉश मुजम्मिल के द्वारा ही किया गया था और साथ साथ में उन्हीं को जो अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे वो पाकिस्तान से मुजम्मिल और मुजम्मिल से इन सभी डॉक्टर्स को दिए जा रहे थे। यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जो एक मेन किरदार निभाया जा रहा था मुजम्मिल के द्वारा निभाया जा रहा था। चक्रव्यूह के सेंटर में हिजाब पहने दिख रही लेडी को लेकर दावा है कि ये वही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की किंग पिन है। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद अपने टेरर सर्किल में मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसियों को हर रोज नए सुराग मिल रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्टर के व्हाइट गाउन में छिपे इन आतंकियों की साजिश बहुत बड़ी थी। अब डॉक्टर शाहीन को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने डॉक्टर शाहीन को यूपी में जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। वो कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों के डॉक्टरों की मदद से अपने इस मिशन में लगी हुई थी। लखनऊ में शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टर से भी इसी को लेकर बातचीत करती रहती थी। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर जांच में एक और खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि शाहीन के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों अलग अलग पतों पर जारी हुए। इनमें कानपुर और लखनऊ के अलग अलग एड्रेस हैं। खास बात यह है कि तीनों पासपोर्ट में अभिभावक का नाम भी अलग अलग रखा गया है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन ने अपने तीसरे पासपोर्ट से थाईलैंड की यात्रा की थी और बाद में सऊदी अरब में करीब 2 साल नौकरी की। इसी पीरियड को खुफिया एजेंसियां सबसे महत्वपूर्ण मान रही हैं क्योंकि इसी दौरान उसके कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आने की आशंका जताई गई है। जांच में सामने आया है कि शाहीन पाकिस्तान 3 बार जा चुकी है। इसके अलावा थाईलैंड, दुबई, नेपाल और दूसरे देशों की कुल 6 बार इंटरनेशनल यात्राएं पासपोर्ट में दर्ज हैं। एजेंसियों की शुरुआती जांच में शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री सबसे बड़ा रहस्य बनकर उभरी है। 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के कुछ ही समय बाद वो अचानक थाईलैंड चली गई थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि थाईलैंड सिर्फ उसका पहला डेस्टिनेशन नहीं था बल्कि वहां से उसने सऊदी अरब की यात्रा भी की और एजेंसियों को एक तीसरे देश का भी पता चला है जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डॉक्टर शाहीन को फंडिंग जुटाने में उसका भाई परवेज भी मदद कर रहा था। साक्षी, लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हुए कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ये खुलासा हुआ है कि कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद के एक गांव से 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और ये बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी तो हमने आपको बताई। इसके साथ में आपको ये भी बता दें कि इससे अमोनियम नाइट्रेट की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा थी कि 50 ट्रकों को मंगवाना पड़ा इसको कैरी कर लेकर जाने के लिए और इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया जो कि आपको दिखाते हैं। लाल किला के सामने हुए फिदाइन ब्लास्ट के मामले में रोज खुलासे हो रहे हैं। इस व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क के नए नए राज सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में एक मकान से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। यह मकान गांव के बाहरी इलाके में था। वीडियो को देखने से साफ है कि अमोनियम नाइट्रेट करीब 50 कट्टों में भरकर रखा गया था। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा था। फतेहपुर तगा गांव के जिस मकान से अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद हुआ था वो आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने एक मौलाना इश्ताक से किराए पर लिया था। मौलाना को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई भी ऐसे डॉक्टर अभी भी मौजूद हैं जो कि लगातार एजेंसीज के रडार पर है। बताया जा रहा है एनआईए के रडार पर 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का स्टाफ है वो भी अंडर स्कैनर आ चुका है और जो भी लोग डॉक्टर उमर से जुड़े हुए थे वो सब भी अंडर स्कैनर है। यानी कि जिससे भी वो कनेक्शन में आया साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स उन सभी के ऊपर अब जांच की रडार घूम रही है। और देखिए ये बात जायज भी है
क्योंकि कई सारे ऐसे डॉक्टर सामने आए जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तालीम दे रहे थे, पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे और बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा था उनके द्वारा, और खास करके दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद में उनके तारसीह के तौर पर आतंकी संगठनों के साथ में जुड़े हुए पाए गए। आपको बता दें, एनआईए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस, ईडी सभी यूनिवर्सिटी के अंदर अब ये सारे तारों को कनेक्ट कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर के ऊपर अब बुलडोजर चल सकता है, उनके घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जो चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, उनके ऊपर एक्शन अब होने वाला है। यानी कि जवाद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी। आपको बता दें कि जवाद सिद्दीकी चेयरमैन है, उसके द्वारा कई सारे जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है उसका हेरफेर किया गया, मनी ट्रेल किया गया। उसके साथ साथ में उसको इससे पहले इतिहास की अगर बात की जाए तो जेल भी वो जा चुका है। आपको बता दें, फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रशासन का शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। उसका मुंह स्थित मकान तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट में आतंकवादियों का कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था। और इसी के साथ में दिल्ली के विजय चौक से लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो गया देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें जानने का। सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज स्टूडियो का, जहां पर हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा मौजूद है। के निर्देश पर हरकत में आई नगर पालिका ने ईओ नीलम चौधरी के नेतृत्व में टीम बनाकर मुख्य बाजार से लेकर प्रमुख चौराहों तक कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने साफ किया कि कस्बे में किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान की शुरुआत बस स्टॉप चौराहा से की गई, जहां कई दुकानदारों ने दुकानों के सामने अतिरिक्त स्थान पर सामान फैलाकर कब्जा कर रखा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर इन्हें हटवाया और दुकान मालिकों को कड़े निर्देश दिए कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान बुलडोजर की मौजूदगी ने अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मचा दी। कई लोगों ने खुद ही अपने ढांचे हटाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ स्थानों पर टीम को बलपूर्वक कब्जा हटाना पड़ा। नगर पालिका का कहना है कि कस्बे को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए आगे भी ऐसे अभियान समय समय पर जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफियाओं की खैर नहीं है, और जब बात बरेली की हो तो वहां पर भूमाफियाओं पर एक्शन की तैयारी पुरजोर तरीके से कर ली गई। और इसी को लेकर जो डीएम है बरेली के, उन्होंने भी साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन दिनों बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल एक्शन में है। बीडीए अब उन जमीनों पर घर बनाने की तैयारी कर रहा है जिन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। ये घर उन आम लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास अपना ना तो घर है, ना ही जमीन और ना ही उसे खरीदने के लिए मोटी रकम। माफियाओं की जमीनों पर कब्जे के लिए बीडीए ने कई संपत्तियों को सील भी करना शुरू कर दिया है। बरेली में अब जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करके उनके जमीन को जो है उसके ऊपर मकान बनाया जाएगा और फिर जो आम लोग हैं उनको दिया जाएगा। ऐसे तमाम जगह को अब चिन्हित किया जा रहा है जहां जहां पर कब्जा किया गया था, और वहां पर अब जो आम लोग हैं, जो लोग घर खरीद नहीं पाएंगे या फिर खरीद नहीं सकते, इनका अपना मकान नहीं है, उनको वहां पर मकान बनाकर घर दिया जाएगा। बरेली में हुए हिंसा के बाद तौकीर रजा के करीबियों पर भी लगातार सीलिंग की कार्रवाई बरेली में देखने को मिली, और अब एक बार फिर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई अवैध कॉलोनी हो या घर, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, जो भी कोई भी हो, जो भी शासन, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो भी शासनादेश के विरुद्ध या नियम विरुद्ध, शासनादेश विरुद्ध कोई भी होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई ना हो, उसके अगर वो किसी शासनादेशों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा या जो एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अगेंस्ट जाने की कोई भी कोशिश करेगा तो खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीडीए की तरफ से हर दिन भूमाफियाओं और उनके अवैध कब्जों की पहचान की जा रही है और उन्हें सील कर बाकायदा उन पर बैनर लगाए जा रहे हैं। यानी कि साफ है कि इन अवैध संपत्तियों को आने वाले दिनों में मिट्टी में मिला दिया जाएगा और यहीं पर गरीबों के लिए योगी सरकार नए मकान बनाएगी। और अब आपको लेकर चलते
जाते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जहां पर अक्सर बहुत खूबसूरत जो लम्हे होते हैं पर्यटक अपनी आंखों में और कैमरास में कैप्चर करते हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों की सांसें थम गई क्योंकि उन्होंने एक टाइगर को स्थान का शिकार करते हुए यहाँ पर देख लिया। और इस ऐसे में ज्यादातर पर्यटक डर गए। साक्षी, अगर आप वहाँ पर होती तो आप भी डर जाती। दर्शकों को दिखाते हैं कि पर्यटक कैसे डरे थे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक रोमांचक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टाइगर T-2311 झाड़ियों में घात लगाकर एक सांड पर हमला करता दिख रहा है। घर में रेड की और वहां से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर उन्हीं के घर के पास बांस की झाड़ियों में बमों का जखीरा बरामद किया गया। बरामद बमों में से 6 जिंदा बम भी थे, जिसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। तभी मौके पर बमों की जांच की गई और फिर एक खुले मैदान में बमों को एक एक कर डिफ्यूज किया गया। पुलिस ने इस मामले में हलीम मंडल और मिलन मंडल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बरामद बाकी के बमों को एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर दाब दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में ये पता करने की कोशिश में जुटी है कि इन बमों को आखिरकार किस साजिश में इस्तेमाल किया जाना था। और अगली खबर हम दर्शकों को बेहद हैरान कर देने वाली बताने वाले हैं, जो कि भरतपुर के कोरेर गांव से सामने आई है। दरअसल सोचिए कि आपके घर से कोई व्यक्ति सेना में तैनात हो, देश की रक्षा कर रहा हो, न केवल आपकी रक्षा बल्कि पूरे देश की रक्षा कर रहा हो। कुछ ऐसा ही हुआ भरतपुर के इस गांव में, जहां पर केवल महिलाएं घर पर थीं और इस घर के तीनों जो घर के लोग थे वो सेना में तैनात रहे। और ऐसे में कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, यानी ये विवाद की तरीके से बढ़ा। और उसके बाद पुलिस के पास जब परिवार पहुंचता है तो अभी तक गिरफ्तारी कोई भी नहीं हुई है। आप देखिए, सही है कि दोनों आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हो सकते हैं, जो हैंड ग्रेनेड हमला कर बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर इनकी नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। खबर हम आपको बताते हैं सूरत से, जहां पर एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। अब आप सोचिए, ये आग इतनी ज्यादा भीषण और भयानक थी कि आसपास के जो फायर स्टेशन थे वहां पर से कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंचती भी नजर आए। आप भी देखिए। भीषण आग की तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां महुवेज इंडस्ट्रियल एरिया के यूनिवर्सल वेयरहाउस नाम के गोदाम में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि मौके पर चारों तरफ हाहाकार मच गया, अफरा तफरी मच गई। जहां आग लगी वो लकड़ी का गोदाम था, जिसमें भारी मात्रा में प्लाईवुड का स्टॉक रखा हुआ था। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के प्रदर्शनकारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। संजौली में बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया गया है। हम कोर्ट के आदेश को का पालन करवाने के लिए अनशन पे बैठे, परंतु जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। संजौली अवैध मस्जिद का विवाद पिछले शुक्रवार से एक बार फिर गरमा रहा है। प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं कि कोर्ट ने जिसे अवैध घोषित कर दिया वहां जबरिया मजहबी गतिविधियां नहीं होने देंगे। तो वो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई करने के मूड में यहाँ का सनातन समाज आज आया हुआ है। देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को भी 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम के बाद पुलिस ने एहतियातन इलाके में बैरिकेडिंग शुरू कर दी, ताकि बड़े पैमाने पर यहाँ प्रदर्शनकारियों को जुटने से रोका जा सके। और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों को देखने का। तो सबसे पहले आपको 2 मिनट के अंदर दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस। कहते हैं ना, अगर ठान लो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दरअसल कर्नाटक के शिव समुद्र में पावर प्रोजेक्ट की नहर में एक हाथी फंस गया। फिर क्या, वन विभाग की टीम जुट गई गजराज के रेस्क्यू में। पहले बेहोश किया, उसके बाद क्रेन की मदद से हाथी को लोहे की जाली के सहारे ऊपर लाया गया और ट्रेलर के जरिए जंगल ले जाया गया, जहां उसे छोड़ दिया गया। हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से ज्यादा वन
कर्मी लगे थे। ऐसा तो आपने शेर को अपने शिकार को दौड़ाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन शेरनी का ये अंदाज आपको हैरत में डाल देगा। शिकार के इंतजार में शेरनी घात लगाकर बैठी रहती है। जान बचाने के लिए जैसे